माइलेज की बात करें तो माइलेज क्या मिल रहा है? पहले तो थोड़ा हंसना पड़ेगा इस बात पे। ये भाई दुखती रखता है। टाइगुन रेंज रोवर हो गई है भाई। इंडिया में भाई भौकाल चलता है ना भाई मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मैं मान पोलो का ही एक बड़ा वर्जन है, तार जैसा कोई लड़ता है सेम। जो फॉक्सवैगन की गाड़ी में ना, पोलो में भी यही चीज़ थी। कमी स्टीयरिंग में ये है कि जो इसके हॉर्न की जो प्लेसिंग है ना, जैसे ये आप चला रहे हो और थंब से आप बजाना चाहोगे ना, जैसे अभी मैंने जिस स्पीड में इसको टर्न किया है, कॉर्नरिंग पे भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। मतलब पिकअप के साथ जब बॉडी मूव करती है ना, वो उतना तेज नहीं है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्योंकि मैं अपने गांव आया हुआ हूं और यहाँ पे बहुत सारी कारें हैं और मेरे एक ब्रदर के पास एक कार है फॉक्सवैगन की टाइगुन। तो मैं कहा भाई इस पे भी वीडियो बनाते हैं। तो आप पहले भाई से मिलाते हैं। ये हमारे उदय भाई हैं। उदय भाई वेलकम। थैंक यू अमर। तो इस कार को लेके, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में जो मेंटेलिटी होती है ज़्यादातर मेजरली आप लोगों को पता है मारुति, उसके बाद टाटा महिंद्रा और फॉक्सवैगन, स्कोडा, इन सब ब्रांड्स पे बहुत कम लोग जाते हैं। ये भाई अपने क्यों चुने, इसके लिए पहले इनसे बात करते हैं। तो उदय भाई, आपने फॉक्सवैगन को क्यों चुना और स्पेशली ये टाइगुन को? देखिए, मैं गया था एक गाड़ी लेने जो कि सेफ़ हो, जो कि बहुत कॉमन ना हो, सिटी ड्राइविंग के हिसाब से अच्छी हो और पेट्रोल गाड़ी हो। तो पोलो मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से थी। मैं गया शोरूम में तो उन्होंने बताया पोलो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। मैं क्योंकि पोलो यूज़ कर चुका हूँ, हाईलाइन मेरे पास डीजल वाली थी, तो मुझे बहुत कुछ ऐसा अंदर देखने को मिला कि ऐसा लग रहा है कि जैसे पोलो का ही एक बड़ा वर्जन है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगा कि कॉस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ा दी? आपको ये कितने की पड़ी थी? ये 17 से थोड़ा ऊपर। 17, मतलब 17 एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, तो 17 लाख की पड़ी, मतलब 7 लाख रुपए मान लें कि एक्स्ट्रा पोलो के कंपैरिजन में। तो उतना वर्थ इट लगा आपको इसको लेने के बाद? देखिए, कंपटीशन में इसके किया और हुंडई थी। हुंडई क्रेटा मैंने शुरू से, वो दोनों कोरियन ओरिजिन की है और सेफ्टी के रिगार्ड से मुझे ऐसा लगा कि कोरियन कार्स आर नॉट देयर। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम थी उससे। सेफ्टी एक आपका कंसर्न था, तो सेफ्टी में फिर आप टाटा पे क्यों नहीं गए? जैसे नेक्सॉन एक इसी ऑप्शन में थी। तो मैंने ये देखा कि नेक्सॉन से ये गाड़ी थोड़ी बड़ी है। मैंने किया कि सोनेट देखी थी पहले, क्योंकि मैं स्टार्ट किया था पोलो से, तो मैंने सोनेट तक पहुंचा। सोनेट का जो टॉप मॉडल था वो इट इज़ सब 4 मीटर एंड इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 15-16 लाख। कॉम्पैक्ट एसयूवी में भी आप जाओ तो 13 से लेके 15 लाख के बीच में पहुंच जाता है। तो एक प्राइस ब्रैकेट जो है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए? इतने में और ऑप्शंस कोई ऐसे मिल सकते थे? और ऑप्शंस में जो गाड़ियाँ थी वो काफ़ी बड़ी थी सिटी ड्राइविंग के हिसाब से। जैसे आपकी टाटा की जो आप कहेंगे हैरियर जो है, हैरियर थोड़ी बड़ी है, चौड़ी है थोड़ी सी। और महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो नई जो आई थी, जब मैंने ये गाड़ी 2022 की है। हाँ, और एक साल लगभग मान लिया, एक साल मान लिया जाए। तो महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो थी, स्कॉर्पियो एन, मैंने बुक भी की थी। लेकिन जब उन्होंने उसका टीजर निकाला तो मैंने ये पाया कि वो काफ़ी आपको, लेकिन वो जो जिस अमाउंट में आप चाह रहे थे उसमें लोअर मॉडल्स मिल रहे होंगे। लोअर मॉडल्स की बात ही नहीं थी, डायमेंशंस पे ही मैंने उसको कट कर दिया। क्रेटा के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टीयरिंग का हैंडलिंग है, इट इज़ फार बेटर देन जो कोरियन कार्स हैं उनसे बेटर है। ओके। मारुति वाज, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ मारुति, सो इसलिए मारुति वाज आउट ऑफ क्वेश्चन एट दैट टाइम। ठीक है, तो इसको जब मैंने चलाया, और ये 2022 में इकलौती कार थी जो कि 5 स्टार रेटेड थी। मेरे ख्याल से टाटा की 1-2 कार से जो कि इस रेंज की नहीं है, अल्ट्रोज और आई थिंक नेक्सॉन। इसका जो इंजन है वो नेक्सॉन के इंजन से थोड़ा बेटर है। ओके। जो क्योंकि पोलो की लेगेसी है इसके साथ। दूसरा, इसका जो गियर बॉक्स है, इट्स अ DSG ग्रेड गियर बॉक्स, जो कि टॉर्क कन्वर्टर है। गियर बॉक्स थोड़ा सा स्मूथ रहता है, उसमें लैग नहीं है, बहुत लैग नहीं है, जो कि आप पाएंगे। एक कॉमन आदमी, भाई वैसे इंजीनियर है, लेकिन एक कॉमन आदमी भी जब पैसे लगाता है ना तो बहुत रिसर्च करता है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है
कि भाई ये एक ऐसा ब्रांड है ना, बहुत सेलेक्टेड लोग जाते हैं, कॉमन पीपल जो होता है उसकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं और किस आधार पे वो अपनी कार को डिसाइड करता है। जैसे जहाँ तक मिकी भाई मैंने अभी समझा, आपके लिए एक साइज़ का भी कार का मैटर था, प्राइस इशू नहीं था कि ठीक है आप 15, 16, 17 ज़रूरत पड़ती तो 19-20 लाख रुपए भी खर्च कर देते। हाँ, अगर मेरे पास रीज़न होता सही। हाँ, रीज़न होता। नेक्सॉन के बारे में आपका क्या ख्याल था? नेक्सॉन अच्छी गाड़ी है, लेकिन जब मुझे ऐसा लगा कि जो 2022 वाली नेक्सॉन जो थी, हाँ, उसमें अभी अपग्रेड की बहुत ज़रूरत थी। हाँ, उसमें काफ़ी अपग्रेड की राइट। उस जिस टाइम आपने लिया तो उस टाइम पे तो मुझे लगता है कि कंपैरिजन में अगर नेक्सॉन करें तो ये गियर बॉक्स में भी डिफरेंस है। हाँ, गियर बॉक्स में तो मेजर डिफरेंस था। टॉप वेरिएंट पे नहीं गए, आपने ये सेकंड टॉप वेरिएंट लिया। देखिए, मैं लखनऊ में रहता हूँ, हाँ, और मेरी ड्राइविंग जो है मोस्टली सिटी ड्राइव है, हाँ। लॉन्ग ड्राइव नहीं है, ज़्यादातर नहीं रहती। तो पहली चीज़ तो इससे ऊपर के मॉडल में डिफरेंस ये था कि उसमें एक टॉप लाइन जो वेरिएंट है, हाँ। उसमें सनरूफ मिल रहा था, ओके, और थोड़ा बहुत इंटीरियर्स में चेंजेस थे। अपग्रेड इंजन यही था, फ्रेम जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये ऑडी का ये सब सेम था, मतलब फीचर्स के अंतर थे। जैसे वो आपका सनरूफ आपने बोला, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई और थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक जो चेंजेस होते पुश हैं, बटन स्टार्ट और ये सब छोटी मोटी चीज़ें थी। तो इस पे क्यों नहीं गए? मतलब मैं इसलिए नहीं गया कि मुझे ये सब फीचर्स बहुत ज़्यादा, मुझे फीचर कार लेनी होती तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि मैं कोरियन कार ले लेता। और दूसरा आपके लिए सेफ्टी का रीज़न था। सेफ्टी का एक रीज़न। वैसे डोर ठीक है, ठीक ठाक हैवी है, लेकिन इसमें भी वही सारी चीज़ इश्यू, जैसे ये है ना, एक ऐसा जैसे कोई तार जैसा कोई लड़ता है, सेम जो फॉक्सवैगन की गाड़ी में ना, पोलो में भी यही चीज़ थी, जैसा मतलब डोर हैवी है बट वो ऐसा नहीं लगता कि अंदर से फिट एंड फिनिश या इसमें डैम्पिंग हो या इस तरह की चीज़ें हो, वो शायद जैसे ज़रूरत लगती है। अभी एक बार ड्राइव करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं इसको। वैसे इंटीरियर की बात करें तो, क्योंकि ये अंदर आ गए हैं, तो इंटीरियर आपको एक फ्रेश लुक देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही ये एक मिनट मेरे को कैमरा, जैसे ही आप साइड में नज़र मारोगे ना, आपको पोलो वाला फील आएगा। यहाँ भी थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे भी ये कार्बन फिनिश दिया है, लेकिन कोई सॉफ्ट टच नहीं है, कोई रबराइज फॉर्मेट में नहीं है। मतलब आपको इसके इंटीरियर को लेके कैसा लगा? मतलब इंटीरियर तो अच्छा है, बट मुझे आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत कुछ सॉफ्ट टच वाला भी मटेरियल होना चाहिए? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया था कि ये गाड़ियाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं सारी की सारी, टोटली। तो इंडिया में कॉस्ट कटिंग कर दी भाई, उन्होंने कॉस्ट इफेक्टिव बना दी। ठीक है, मेड इन इंडिया भी तो है। हाँ, बट यार लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है कॉस्ट इफेक्टिव किया, लेकिन 17 लाख कम नहीं होते भाई। बात तो सही है, बट मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में थोड़े और फीचर्स, मतलब कॉस्मेटिक वाले तो एटलीस्ट हो ही सकते हैं, आप बहुत बड़े फीचर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ा सा इन्हेंस करती है, मतलब जो फील आता है वो थोड़ा सा, नहीं लगता कि थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहिए था? हाँ, कर सकते थे। इन्होंने बोला है कि ऑडी का फ्रेम है तो बस फ्रेम ही रखा है, इंटीरियर बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, लेकिन बट ठीक है। मैंने इसका म्यूज़िक सिस्टम देखा था और मैंने इसकी स्पेस देखी थी, तो मुझे ठीक लगा। को लेग रूम भी अच्छा है, हेड रूम भी अच्छा है, तो ये देखो आप, इतना हेड रूम अभी भी है इनके पास, तो ये सारी चीज़ अच्छा है। इंटीरियर एक फ्रेश है और म्यूज़िक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है, टच जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, और स्टीयरिंग जो है वो भी बढ़िया है। एक इनको सहूलियत मिलती है, जो कल ये मेरे से बोल रहे थे भाई, ये डी कट होने का ना बड़ा फ़ायदा मिलता है, पता चल जाता है कि स्टीयरिंग टेढ़ी है कि सीधी है, तो ये एक रीज़न होते हैं। लेकिन हाँ, एक कमी स्टीयरिंग में ये है कि जो इसके हॉर्न की जो प्लेसिंग है ना, जैसे ये आप चला रहे हो और थंब से आप बजाना चाहोगे ना, तो आपको थोड़ा हाथ इधर मूव करना पड़ेगा, और ये हार्ड है। कई बार यहाँ पे ये स्लोप दिया है, ये आप ऐसे करोगे ना हाथ फिसल जाता है आपको, जब तक आप यहाँ तक नहीं आते हो। तो ये कुछ टेक्निकल ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंसान जब चलाता है ना तब उसको समझ में आता है। बाकी यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिव, ये आपको बटन्स एक्स्ट्रा हैं, कुछ फीचर्स इसके ही दे दिए होते हैं यहाँ पे, हालांकि टच में इन्होंने कोई बटन नहीं दिया है, पूरा कंसोल ऐसा दिया, लेकिन टच का जो रिस्पांस है, वॉल्यूम और ये सारी चीज़ का, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी इन्होंने टच वाला दिया है, टेम्परेचर को भी आप इस तरह से कर सकते हो, फ़ैन को भी इस तरह से आप कर सकते हो। फ़ैन भी गज़ब तेज़ आवाज़, ये देखो आप भाई, आवाज़ आ रही होगी आपको, इतना तेज़ इसके माइक में आवाज़ आ रही होगी। तो फ़ैन तो बड़ा सॉलिड रहता है। पोलो का भी बहुत अच्छा था, वायरलेस चार्जिंग पैड। तो ये बेसिक फीचर्स तो जो आजकल मिलते हैं, क्योंकि 17 लाख रुपए कंपनी ने चार्ज किया है, तो वो सारे फीचर्स तो हैं। अब ड्राइव करके देखते हैं भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इनिशियल जो पिकअप है वो तो अच्छा है। अभी मैं स्पोर्ट्स मोड में नहीं चला रहा हूँ, जिस हिसाब से 1 लीटर का इंजन है, हालांकि अब टर्बो वाली टेक्नोलॉजी ऐड कर दी गई और 3 सिलेंडर वाला ये इंजन है,
तब पर भी आपको ऐसा कोई वाइब्रेशन कार में नहीं मिलता है। और ये देखो ब्रेकर आ रहा है आगे भाई, इसको ज़रा सा टेस्ट कर लेते। सस्पेंशन भी अच्छा है, मतलब ऐसा बहुत हार्ड और वो थर्ड वाली चीज़ नहीं है। किया सेल्टॉस और इवन हुंडई क्रेटा, अगर आप जब चलते हो ना और जब ब्रेकर पे जंप करवाते हो तो आगे का नहीं लेकिन पीछे वाला सस्पेंशन में एक थर्ड की आवाज़ आती है। वो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ जैसे आपको फील होगा ना कि बहुत सॉफ्टनेस नहीं है, कुछ ऐसा लगता है कि कहीं भाई हिट कर गया, तो वो वाली चीज़ नहीं है इसमें। बाकी इनिशियल पिकअप तो बहुत ही शानदार है। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स में भी कर देता हूँ। स्पोर्ट्स में एक चीज़ है कि इंजन ना तुरंत ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब पावर तो इनहेंस होती ही है जो पिकअप की आपकी इनिशियल रहती है, लेकिन इंजन भी जो रॉर नहीं बढ़ता, रॉर उल्टा सॉफ्ट हो जाता है, मतलब जो उसको फ्लो मिलता है वो एक अच्छा फ्लो मिलता है। तो उस हिसाब से इसकी जो स्पीडिंग है वो तो बढ़िया है, लेकिन हाँ वही आरपीएम की बात करें तो आरपीएम काफ़ी आगे तक जाता है। और एक और अच्छी चीज़ जो मैंने महसूस की है भाई वो ये है कि कॉर्नरिंग पे, जैसे अभी मैंने जिस स्पीड में इसको टर्न किया है, कॉर्नरिंग पे भी अच्छा रिस्पांस कर रही है, मतलब जो ग्रिप है वो बहुत सॉलिड लग रही है। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ, मैं फुल एक्सेलरेट कर दिया हूँ। जो पिकअप के साथ जब बॉडी मूव करती है ना वो उतना तेज़ नहीं है, आप देख रहे हो। और आरपीएम कहाँ तक जा रहा है, मतलब 5-6 तक आरपीएम चला गया, ये देख रहे हो आप, 6 तक जा रहा है आरपीएम। गियर स्विच नहीं कर रहा है, गियर 6 पे जाके स्विच किया। तो ये चीज़ जो है वो फटाफट शिफ्टिंग नहीं है, डीएसजी है ठीक है, बट क्योंकि इंजन 1 लीटर का है और 3 सिलेंडर है तो उसको पुश करने की गियर बॉक्स इज वर्किंग स्मार्टली, वो अपना काम कर रहा है, बट कार को वो पुश देने के लिए वो इंजन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इसका एक और वर्जन आता है जो कि आपका हाईलाइन जीटी आता है, हाँ 1.5 लीटर वाला, वो 4 सिलेंडर का है। मैंने वो भी चलाया था, हाँ। लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं दिखी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि मैं 1.5 लीटर इंजन के लिए जाऊं 4 सिलेंडर के इंजन के लिए। लेकिन आपने ये छोटा इंजन लिया, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट इतनी थी। माइलेज की बात करें तो माइलेज क्या मिल रहा है? पहले तो थोड़ा हंसना पड़ेगा इस बात पे। ये भाई दुखती रखता है, क्योंकि कल रात में भी हम लोग ने चलाया, ओवरऑल हाईवे मिला के 10 का निकला। और सिटी में भाई कितना दे देती है आपको माइलेज? सिंगल डिजिट नहीं, हाईवे में इसका एवरेज बहुत अच्छे से चला, हाईवे पे चले तो 13.5 तक जाती है। Okay. ये ज्यादा चली नहीं है, आप ये देखेंगे कि ये अभी हाँ, अभी तो ये 4680 किलोमीटर, मतलब 5000 भी नहीं चली है भाई। लेकिन सिंगल डिजिट मतलब क्या? सिंगल डिजिट मतलब आप ये समझ सकते हैं अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गए, हाँ, तो वो करीबन 6 तक जा सकता है, नहीं तो 8-9 भी दे सकती है। तो रेंज रोवर हो गई है भाई, ये तो टाइगुन रेंज रोवर हो गई है भाई तेल पीने के मामले में। तो मैंने सर्विस सेंटर से बात की थी। हाँ क्या बोला सर्विस सेंटर वालों ने? सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि आपकी गाड़ी कम चली है, इस वजह से इसका तो भाई कितना बढ़ जाएगी? 4-5 तो नहीं बढ़ेगी, 1-2 ही बढ़ेगी। मुझे ये नहीं पता, मैंने वीडियोस देखे हैं, कई ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं टैगुन यूजर्स के, वो लोग 21-22 तक का माइलेज दिखा देते हैं, कोई 18 का दिखा रहा है, कोई भी। ये अलग चीज़ है कि मैं थोड़ा सा इकोनॉमी ड्राइवर नहीं हूँ, वो अलग बात है। जहाँ मुझे खाली रोड दिखती है आई रीच 100 इमीडिएटली। तो भाई ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था टाइगुन को चला के, वो तो अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा था। कार भी, स्टीयरिंग मुझे सबसे अच्छी लगी, जो उसका रिस्पांस था वो बहुत अच्छा था, गियर बॉक्स भी अच्छा है। हाँ, पिकअप की अगर बात करें तो जो मैंने आरपीएम वाली चीज़ बोली और थोड़ा सा अंदर नॉइज़ हल्की सी आती है, जो एक्सेलरेशन होता है, कि मुझे जो अंदर से जो फील आया ना केबिन का, वो बहुत कुछ पोलो को ही थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया और उस पर 6-7 लाख रुपए ज़्यादा ले लिए गए जब ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जितने इसको फीचर्स और अंदर जो क्वालिटी फिट एंड फिनिश है उस हिसाब से थोड़ा सस्ता किया जा सकता था, और अगर ये सस्ती होती तो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाती। तब ऐसे सिंगल और एलिट बायर्स नहीं मिलते, एक मास नंबर में इसको बायर्स, एक एडास ऐड करते बस। आप जैसे एडास बोल रहे हो ना, एडास जैसे ही ऐड करेगी फिर पैसे बढ़ा देगी, 50,000 रुपये तो बढ़ा ही देगी वो। तो लेकिन आप सेगमेंट की दूसरी गाड़ी को देखिए, उनकी रेंज भी तो उसी वहाँ तक पहुँच ही चुकी है ना। तो ये एक पूरा का पूरा एक तरह से बट जो इसको फील आता है ना, वो आपको कॉम्पैक्ट वाला फील आता है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, बट जिसको जो इंडिया में भाई भौकाल चलता है,
ना। भाई मैं इंजीनियर आदमी हूँ, मैं मान लिया आपको, लेकिन जब इंडिया में मास की मैं बात कर रहा हूँ, मास जब ये सोचता है ना भाई मैं 17 लाख रुपए लगा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा वो मिले ना, तो ये रहता है। खैर वही बोल रहा हूँ ना, अपनी अपनी पसंद है, किसी को ये डिज़ाइन अच्छे, किसी को आपका चेहरा अच्छा लगे, किसी को मेरा अच्छा लगेगा, किसी को हम दोनों का चेहरा नहीं अच्छा लगेगा। ये तो देखो पसंद की बात तो डिफरेंट है। बस ये रही कि इंसान जब इतने अपने बड़े मेहनत से, बड़े इमोशंस के साथ अपनी कार खरीदता है, पहली कार हो, दूसरी कार हो, तो वो अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी में एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए और जिसमें ये रहे कि भाई ये और मिल जाता, वो वाला अगर गुरेज ना रहे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बाकी फ़िलहाल इतना ही आज के वीडियो में। आप बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में, और बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि इस कार में और क्या कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए। तो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon and stay tuned to AutoTube India.